ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था रेस्पिरेशन पे। अंश, मेरी आवाज आ रही है ना? अंश, मुझे Yes, सुन sir. पा रहे हो ना? ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था रेस्पिरेशन पे। तो एक टॉपिक था कि मैंने पूछा था एक क्वेश्चन वहां पे भी कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। सो क्या डिफरेंस है, तुमने इसका जवाब ढूंढा? मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक छुड़वाया था ना, रेस्पिरेशन। और मैंने कहा था कि रेस्पिरेशन के अंदर और ब्रीदिंग के अंदर डिफरेंस ये है कि ब्रीदिंग का मतलब है कि आप ऑक्सीजन को इनलेट करते हैं अपने नोज से, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। CO2 को अपनी नोज से आउट करते हैं, अपनी बॉडी से आउट करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है, जो बॉडी के अंदर होता है। तो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस है वो क्या है, जब ऑक्सीजन आएगा सेलुलर लेवल पे तो वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ कंबाइन करेगा ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो चीजें जो तुमने खाना खाया था, तो तुम्हारे खाने को ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के अंदर, जो बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा एनर्जी। तो ये एनर्जी निकल गया और एनर्जी के साथ में रिलीज होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड आप ब्रीथ आउट करते हैं। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब पहले प्रोसेस होगा, ब्रीद इन करोगे मतलब सांस अंदर लोगे तो ऑक्सीजन गया, और ब्रीद इन करने के बाद में क्या होता है कि अंदर प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन स्टार्ट। मतलब रेस्पिरेशन ब्रीद इन के बाद हुआ। नाउ आफ्टर द रेस्पिरेशन द नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, कि आप ब्रीद आउट करेंगे, मतलब बॉडी से अपने CO2 को बाहर आउट करेंगे। तो रेस्पिरेशन का नेक्स्ट क्या हो गया, ब्रीद आउट। तो ये सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको पिछली क्लासेस में। तो आज हमें जानना था कि पूरा जो प्रोसेस है उसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस आते हैं, किस किस स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक डायग्राम तुम्हें दिखाया, तुम्हारी NCERT बुक में डायग्राम है, तो मैं उसका फ्लो चार्ट तैयार कर रहा हूँ। फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा जो ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमन के अंदर, यहाँ से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो सरफेस कुछ ऐसा, ये अपना नाक रहा, ये माउथ है। अब प्रोसेस अपना ऐसा होता है, अपने ह्यूमन बीइंग की बॉडी कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है बच्चे, कि नाक की लाइन मतलब नाक की पाइपलाइन और माउथ की पाइपलाइन, ये दोनों पाइपलाइन एक ही चीज से कनेक्टेड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं अंश इसको हम लोग? दिस इज नॉन एज ओइसोफैगस। तो इसोफेगस। हाँ, इट इज नॉन एज ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस के थ्रू एक ही पाइपलाइन है हमारी बॉडी में जो अंदर जाती है। अब यही पाइपलाइन आपके दोनों लंग्स में चली जाती है, दोनों साइड लंग्स में, और यही पाइपलाइन आपके फूड पाइपलाइन मतलब नीचे जो है फूड के थ्रू, मतलब आपके पेट में स्टमक में जाती है। यही पाइप मतलब यहीं से आप खाना खाएंगे आपके स्टमक तक ये पहुंचती है। अब ये मान लो आपका स्टमक है जे शेप का, फिर स्टमक, फिर नीचे इंटेस्टाइन वगैरह से कनेक्टेड होता है, तो वो सब पार्ट अलग है। तो रेस्पिरेशन पार्ट में ये आता है कि हमें अपने लंग्स के पास रहना है, कि हमारा लंग्स किस तरीके से किस किस प्रोसेस के थ्रू करता है, किस किस प्रोसेस के थ्रू आप जब सांस लेते हैं तो सांस जब अंदर गया तो क्या क्या प्रोसेस हुआ, डिफरेंट प्रोसेसेस से किस किस मेथड से अंदर गया है होते हुए। तो सबसे पहले आपने जब सांस लिया तो कहाँ से लिया, नाक से, तो दैट इज नॉन एज नोस्ट्रिल। नाक को हमने बोला नोस्ट्रिल। तो ये जो पोर्शन है जो नाक का, जिसे हम नोस्ट्रिल कह रहे हैं, तो मैं इसको दिखा देता हूँ, दिस इज नोस्ट्रिल, दिस इज नॉन एज नोस्ट्रिल। यहाँ लिख देते हैं नोस्ट्रिल। तो यहाँ से ऑक्सीजन इनलेट होती है बॉडी के अंदर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर नोस्ट्रिल इज, अब नोस्ट्रिल के बाद क्या होगा, तो बॉडी नोस्ट्रिल के बाद जो आपका ऑक्सीजन है नोस्ट्रिल के बाद एंटर करता है नेजल पैसेज के अंदर। अब पैसेज क्या है, तो रास्ता। पैसेज का मतलब होता है बच्चों रास्ता। तो नेसल पैसेज के अंदर वो एंटर करेगा। अब दैट इज नेसल पैसेज इज व्हाट, देखो इस रास्ते को नेसल पैसेज कह रहे हैं, ये रास्ता, ये है नेसल पैसेज, मतलब नाक का जो रास्ता है वो वाला, वो पैसेज है ये। तो यहाँ से एंटर करना स्टार्ट करता है। आफ्टर नेसल पैसेज अब कहाँ से जाएगा वो, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है नेसल पैसेज के बाद में,
तो अब ऑक्सीजन, ये सारी बात हम लोग ऑक्सीजन की कर रहे हैं ना। ऑक्सीजन एंटर करेगा आफ्टर नेसल पैसेज कहाँ पर, तो नेसल कैविटी के अंदर, नेसल कैविटी के अंदर। कैविटी का मतलब क्या होता है, खोखलापन, कहीं पर खोखला मतलब रास्ता है, तो ये सारा रास्ता खोखला ही तो है, खाली जगह है ना, तो ये सारा खोखला रास्ता क्या है, नेसल कैविटी है। इस नेसल कैविटी के थ्रू अभी ऑक्सीजन अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा था आगे। फिर इसके बाद अगला जो स्टेप है, नेसल कैविटी के बाद अब ऑक्सीजन पहुंचता कहाँ पर है, तो आप डायग्राम में देखेंगे अगर आपकी बुक में, तो वहां पर लिखा हुआ है फेरिंग्स। मैं अभी दिखाऊंगा बोर्ड पे, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखता है ये। सो एनसीईआरटी बुक हम खोल लेते हैं, एनसीईआरटी क्लास 10। सो एनसीईआरटी बुक में देखो, अगर टॉपिक निकाले हम, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ओके, दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर अंश डायग्राम दिख रहा है, देखो अंश डायग्राम दिख रहा है ना, ओके, जरा डायग्राम को समझो। सबसे पहले क्या हुआ, नेसल पैसेज, देखो ये नेसल पैसेज है, तो नेसल पैसेज नेसल के थ्रू नाक के होता हुआ नेसल पैसेज में एंटर किया, दिस इज नेसल कैविटी। अब नेसल कैविटी से होता हुआ ये ऑक्सीजन नीचे जा रहा था, नीचे यहाँ पर इस जगह को बोलते हैं फेरिंग्स, देख रहे हैं फेरिंग्स, तो फेरिंग्स से होता हुआ ऑक्सीजन नीचे जाता है। फेरिंग्स के बाद अगला नंबर किसका है, तो लैरिंग्स का नंबर है नेक्स्ट, तो अगले नंबर पे लैरिंग्स आता है। तो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ अपने डायग्राम में जो हमने बना रहे थे, जो हम लोग चार्ट बना रहे हैं, तो फेरिंग्स के बाद कहाँ जा रहा है, तो लैरिंग्स में जा रहा है। लैरिंग्स इज द अनदर कैविटी, हमारे जो आइसोफेगस के का पार्ट है लैरिंग्स, वहां पे पहुंचा। आफ्टर लैरिंग्स, अब अगर डायग्राम को हम दोबारा से देखें एक बार, तो लैरिंग्स के बाद हमें नजर आता है इस पैसेज में कि नेक्स्ट लैरिंग्स का नेक्स्ट क्या है, तो लैरिंग्स के नीचे देखो क्या है, ये जगह, दिस प्लेस इज नोन एज ट्रेचिया, दिस इज ट्रेचिया। अब जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करें, ट्रेचिया कहो, ट्रेकिया कहो, जो भी कहो, मैं इसको ट्रेचिया बोल रहा हूँ। तो ट्रेचिया का काम क्या है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ट्रेचिया का। अगर ट्रेचिया नहीं होता तो समझ लो कि लंग्स में ऑक्सीजन की जगह खाना होता और पेट में खाना की जगह ऑक्सीजन होता। ये सारा डिसीजन, ये सारा का सारा डिसीजन किसका है, तो सारा डिसीजन ट्रेचिया का ही है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि दिस द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेचिया, तो ट्रेचिया पे पहुंचा। ओके, नाउ ट्रेचिया के बाद, अब ट्रेचिया का पहले मैं रोल समझा दूं तुम्हें क्या होता है। देखो कभी कभी आप लोग ये सोचते होंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम हमें हिचकी आ जाती है, या है ना अचानक से, इसका क्या वजह है। तो देखो ट्रेचिया एक तरीके का गार्ड है। अब गार्ड का काम क्या होता है, गार्ड मालिक से पूछता है कि मालिक साहब फोन करके कि सर बताइए किस आदमी को अंदर आने दूं, किस आदमी की एंट्री करनी है, किस आदमी की एंट्री नहीं करनी है। तो एक गार्ड की तरह, एक ढक्कन की तरह ये समझ लो काम करता है। अब ढक्कन कैसा, तो लंग्स में एक रास्ता जा रहा है, ऑइसोफेगस आपका एक ही है बच्चे, वो एक रास्ता लंग्स को जाता है और दूसरा रास्ता किसको जाता है, तो स्टमक को जाता है। ऑइसोफेगस एक ही है तो याद रहे, एक रास्ता लंग्स को जाता है, दूसरा रास्ता पेट को जाता है, आपके स्टमक को जाता है। तो अब ये डिसीजन किसको लेना पड़ेगा, तो दिस डिसीजन इज टेकन बाय योर ट्रेचिया। ट्रेचिया डिसाइड करेगा कि खाना किधर भेजना है और सांस किधर लेना है। तो अकेला ट्रेचिया कुछ नहीं कर सकता, ट्रेचिया पूछेगा दिमाग से। तो देखना जरा, अभी प्रोसेस में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको डिटेल में। तो ट्रेचिया क्या करता है, ट्रेचिया ने पूछा ब्रेन से, ब्रेन को सिग्नल भेजा, ऊपर ब्रेन से पूछा कि ब्रेन भैया मुझे बताओ कि अभी जो ऊपर से खाना आ रहा है कि सांस आ रही है, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हो कि खाना दे रहे हो बॉडी के अंदर। तो ब्रेन उसको बताएगा कि भाई मैं फूड दे रहा हूँ, मतलब ये आदमी जो है, तो ये जो लड़का है, ये अंश जो है अभी खाना खा रहा है। तो खाना खा रहा है तो ट्रेचिया समझ गया खाना खा रहा है, तो लंग्स वाला दरवाजा क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो लंग्स वाले रास्ते को क्लोज करेगा तो खाना सीधा कहाँ पे जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन चलता रहता है दिमाग के बीच और तुम्हारे ट्रेचिया के बीच में। तो ट्रेचिया एक तरीके का गार्ड है जो मालिक से पूछ रहा है कि मालिक साहब बताइए किसको आने दूं, किसको नहीं आने दूं। तो ट्रेचिया ने पहले पूछा ब्रेन से कि ब्रेन सर बताइए खाना आ रहा है कि ऑक्सीजन आ रहा है।
तो अगर खाना आ रहा है तो पेट का रास्ता खोल दिया, लंग्स का रास्ता बंद कर दिया। अब मान लो कि फिर पूछा, अब एक बार में ध्यान रखना, आप खाना और सांस दोनों एक साथ नहीं ले सकते। फूड लेते टाइम जब आप खाने को निगलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, आप सांस नहीं लेते हैं। खाना खाने के बाद सांस लेते हैं। तो ये दोनों में एक ही चीज हो पाती है एक बार में। आपने कभी इतना गौर नहीं किया क्योंकि ब्रेन जो है उस टाइम इन्वॉल्व रहता है ट्रेचिया के साथ में। ओके, सो नाउ अब देखो नेक्स्ट स्टेप। मान लो कि अगर फूड की जगह क्या आ जाता है, फूड की जगह पर ऑक्सीजन आ रहा है। लेट सपोज मान रहा हूं मैं कि फूड की जगह पर ऑक्सीजन आ रहा है, तो ब्रेन ने बोल दिया ट्रेचिया को कि भाई ट्रेचिया ऑक्सीजन भेज रहा हूं। तो ट्रेचिया क्या करेगा, कौन सा रास्ता क्लोज करेगा अंश? ट्रेचिया कौन सा रास्ता क्लोज कर देगा? स्टमक का रास्ता ट्रेचिया क्लोज कर देगा। जैसे ही स्टमक का रास्ता क्लोज हुआ, ऑक्सीजन जो है लंग्स में पहुंच जाएगी। बात समझ में आ गई? क्या मैं समझ में आया? एम आई क्लियर? बच्चों समझ में आ रहा है सभी को? गरिमा यस समझ सर। आया? ठीक है, हाँ सुनो भैया। अब समझ लो, एक चीज करते हैं। तुम खाना खाते टाइम बात कर रहे हो, मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो खाना खाते टाइम। कहा जाता है ना खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है मैं वो बताने जा रहा हूँ। देखो, जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा बातों में इन्वॉल्व है। मतलब क्या सामने वाले से क्या बात करनी है तुम सोच समझ के बात करते हो। अब जब तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन जो है वहां पे बिजी है। इतने में खाना भी खा रहे हो, तो ट्रेचिया पूछेगा कि ब्रेन भैया बताइए क्या आ रहा है, खाना आ रहा है कि ऑक्सीजन आ रहा है? अब ब्रेन भैया तो बिजी है क्या सोचने में, किसी से बात करने में, या किसी के ख्यालों में खोया हुआ है, या बात कर रहा है किसी से टॉक कर रहा है। तो क्या होगा, ब्रेन डिसीजन नहीं भेजेगा, तो ट्रेचिया खुद ब खुद डिसीजन ले लेगा। और डिसीजन लेगा ये कि स्टमक को ही बंद कर देगा। जैसे ही स्टमक बंद हुआ, आप तो खाना खा रहे थे, है ना, खा तो रहे थे खाना, लेकिन बंद कर दिया ट्रेचिया ने पेट का रास्ता, तो खाना कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। यानी कि अब तुम्हें खांसी शुरू हो जाएगी और हिचकी शुरू हो जाएगी। इसी कारण से कहा जाता है कि खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, तो हिचकी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? तो ब्रेन को खाना खाते टाइम फ्री रखना चाहिए ताकि क्या हो, आप सही ढंग से जो है तुम्हारा ब्रेन डिसीजन ले सके कि कहाँ पे क्या करना है, किस वक्त क्या आ रहा है, फूड आ रहा है या फिर ऑक्सीजन आ रहा है, ये डिसीजन ले सके तुम्हारा ब्रेन। ठीक है, तो ये सारा मैंने यहाँ तक आ गया, ट्रेचिया तक हम लोग समझ चुके हैं। नाउ आफ्टर ट्रेचिया क्या होगा? ट्रेचिया ने जब डिसीजन ले लिया कि आने वाली चीज ऑक्सीजन है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन आ रहा है, तो ट्रेचिया उस चीज को आगे भेजेगा लंग्स के अंदर। अब लंग्स में होता है ब्रोंची, तो उसके पास पहुंचेगा, BRONCHI, ब्रोंची। तो ब्रोंची के पास पहुंचा। अब इसमें ऑक्सीजन यहाँ पहुंच गया। अब ये ब्रोंची जो है एक तरीके का गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई देगा इसके अंदर। ऐसा डिफरेंट टाइप के गुब्बारे होते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें एनसीईआरटी बुक में कि किस टाइप से है। तो ये तुम्हारा ब्रोंची है, तो ब्रोंची के अंदर पहुंचा, जहां जो कि फाइनली तुम्हारे ऑक्सीजन को ब्रोंची लंग्स तक पहुंचा देगा। अब लंग्स में ऑक्सीजन आ चुका है, बेसिकली ऑक्सीजन को लंग्स की ही जरूरत थी और खाना लंग्स में पहुंच चुका है, राइट? तो लंग्स के अंदर स्टार्ट किया आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अभी लंग्स पे पहुंचा। लंग्स के बाद आफ्टर लंग्स, लंग्स ने अपना काम किया, लंग्स ने ऑक्सीजन ले लिया। अब वो आगे पहुंचाएगा ये चीज किसको, तो ब्रोंचियोलिस को। तुम्हें मालूम है कि ऑक्सीजन की जरूरत तुम्हारे सिर्फ लंग्स को नहीं है, लंग्स उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिला के मतलब हार्ट तक पहुंचाता है, और हार्ट फिर उसको ब्लड में मिला के आगे भेजता है। तो लंग्स ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में उसको ब्रोंचियोलिस में भेजा। ब्रोंचियोलिस, अभी मैं सारा डायग्राम दिखाऊंगा कहाँ पे क्या चीज मौजूद है।
तो ब्रोंचियोलिस पे ये चीज पहुंची, जो गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है उस वहां उसी का पार्ट है ये, तो ब्रोंचियोलिस वहां पे पहुंचा। एंड फाइनली आफ्टर दिस वो पहुंचता है एक जगह है जिसको कहते हैं एल्वेली, एल्वेलर सेक, एल्वेलर सेक, सेक माने जगह है, तो एक तरीके का ये जगह है जहां पर उसको पहुंचाता है। एंड आफ्टर दैट वो तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन को फाइनली पहुंचा पाता है। तो इसके बाद एल्वेली सेक के बाद जो अब तुम्हारा जो ब्लड के अंदर ये चीज मिक्स हो जाएगी, यानी कि अब ऑक्सीजन चला गया कहाँ पे, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में आगे ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। अब रिवर्स प्रोसेस भी है, इसी रास्ते से अब फिर से होता हुआ वो तुम्हारा नोस्ट्रिल के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। अब जरा इस पूरे को हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जो मैंने स्टेप बताए कि किसके बाद कहाँ गया। जरा देखो ये डायग्राम। तो सबसे पहले इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो नोस नेजल पैसेज के थ्रू आया, नेसल पैसेज में जैसे ही नोस्ट्रल से एंटर किया नेसल पैसेज में, अब यहाँ सबसे पहले जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, तो फेरिंग्स पड़ता है। फेरिंग्स इट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट, तुम्हारे ऑइसोफेगस का एक छोटा सा रेडियस, छोटा सा डायमीटर वाला एक जगह है, तो वहां से पास किया। एंड उसके बाद फिर अगला नंबर आता है लैरिंग्स का। ओके, व्हाट इज लैरिंग्स, तो जहां से हम बोलते हैं, बोलने में जो वाइब्रेशंस मौजूद होती है, तुम जब अपने गले को छुओगे ना और जब तुम बोलोगे तो तुम वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हो बच्चे, वो वाइब्रेशन जो है वो लैरिंग्स से आ रही है। तो वहां से तुम्हारा ऑक्सीजन लैरिंग्स से होता हुआ नीचे आया और अब आ चुका है तुम्हारा गार्ड जिसका नाम है ट्रेचिया। ट्रेचिया इंफॉर्मेशन शेयर करता है तुम्हारे ब्रेन के साथ में, मैंने बता दिया किस तरीके से। तो ट्रेचिया ने अब डिसीजन ले लिया कि उसको लंग्स में भेजना है, तो ये लंग्स के अंदर आ गया ऑक्सीजन। देखो पाथ में बनाते जा रहा हूँ साथ साथ, पाथ कैसा है देख रहे हो ना। तो ट्रेचिया के बाद ये पहुंचा आगे इधर लंग्स की तरफ। अब लंग्स में आने के बाद, लंग्स के बाद क्या प्रोसेस है, तो लंग्स में आ गया तो यहाँ पे देखो ब्रोंची आ गया, दिस इज ब्रोंची। तो ब्रोंची के अंदर पहुंचा, अब ये ब्रांच जैसा गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ब्रांचेज जैसा स्ट्रक्चर, इनके अंदर पहुंचा। सो नाउ अब क्या होता है इसके बाद, तो डायग्राम में नीचे देखो जरा इसके बाद। सो अब यहाँ पर मौजूद है ब्रोंचियोलिस। ब्रोंचियोलिस इज द लास्ट कॉर्नर, ये लास्ट कॉर्नर है ब्रांच का, ब्रोंची का लास्ट कॉर्नर, जहां पर ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। सो ब्रोंचियोलिस क्या करेगा, तो एल्वेली सेक में, एल्वेली सेक जो है ये गुब्बारे जैसा, फाइनली यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर मिक्स कर देता है उसको, ब्लड कैपिलरीज के अंदर तुम्हारे ऑक्सीजन को मिक्सअप कर देगा। इस प्रोसेस में ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन आपका लंग्स नीचे की तरफ गया और उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर ये डायफ्राम मौजूद होता है। डायफ्राम क्या करता है, तो सपोर्ट देता है आपके लंग्स को। लंग्स जो होती है बच्चे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर सांस आपने अंदर की तरफ लिया है तो लंग्स नीचे की तरफ जाती है, और नीचे जाने के बाद वो ऊपर आने की कैपेसिटी नहीं है उसके पास, क्योंकि वो लंग्स जो है बहुत सॉफ्ट है। तो ऊपर कौन लेके आएगा उसको, तो डायफ्राम लेके आएगा ऊपर धक्का देके, ठीक है ना। तो डायफ्राम जस्ट एक मसल होता है जो कि सपोर्ट करता है तुम्हारे इसका, तुम्हारे लंग्स का सपोर्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट, जिस ये पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया जिसका डायग्राम ये मैंने बना दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो इसके बाद जो है रेस्पिरेशन का ये डायग्राम हो गया पूरा ब्लड कैपिलरीज तक। क्या ये नोट कर चुके हैं सभी लोग, सभी लोग उतार चुके हैं पूरा प्रोसेस, नोस्ट्रिल से लेके पूरी स्टेप, पूरे जो स्टेप है ब्लड कैपिलरीज तक कंप्लीट। गरिमा, जानवी, सचिन सबने कर लिया, अंश सबका हो गया। यस सर। हाँ भैया। यस भैया उतार लिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो इतने, इसके बाद अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे आते हैं कि ब्रीदिंग करने में, मतलब रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, अब हम जानते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक चीज नहीं है, क्योंकि ब्रीदिंग में आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये पोर्शन कहलाता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर मतलब दो पार्ट होते हैं। जब आप ब्रीदिंग करते हैं
तो ब्रीदिंग में आपके पास दो चीजें इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी चीज? तो सांस लेना मतलब इनहेलेशन, आप इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा होता है आप छोड़ते हैं सांस। क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हैं। तो दूसरा पोर्शन होता है एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये दोनों मिलके ब्रीदिंग बनता है ना। इनहेलेशन में आप जो है ऑक्सीजन आपने बॉडी के अंदर लिया, और एक्सहेलेशन में आपने क्या किया? तो CO2 को बाहर किया। ये पूरा प्रोसेस आपके बॉडी का होता है, राइट। सो नाउ अब जो है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हमें देखना है कि आखिर इस मैकेनिज्म में क्या है, क्या मैकेनिज्म है, किस किस तरीके से होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को हमने दो पार्ट में बांटा, वही इनहेलेशन और दूसरा पोर्शन क्या है? एक्सहेलेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना। मैं इस तरफ इनहेल कर रहा, इनहेलेशन लिख रहा हूँ, आप लोग भी ऐसा ही फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाइए। एक तरफ इनहेलेशन लिखेंगे, एक तरफ एक्सहेलेशन लिखेंगे, एक्सहेलेशन लिखेंगे। सो क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या चीजें होती है, हम पहले इनहेलेशन को देख लेते हैं। इनहेलेशन के अंदर जब आप सांस लेते हैं तो पहला पॉइंट क्या है कि जब आप इनहेल करते हैं, क्या इनहेल करते हैं? तो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं। तो इनहेलेशन में मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेटिक कैविटी, थोरेटिक कैविटी का मतलब है आपका चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट है आपका, चेस्ट कैविटी जो होती है जब आप सांस लेते हैं उस समय चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करती है। मतलब चेस्ट आपका बाहर की तरफ आता है जब आप सांस लेते हैं, जब आप इनहेल करते हैं। ये आपने गौर किया होगा, आप सांस लेके देखिए तो आपका चेस्ट आएगा बाहर की तरफ, चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ होगी यानी एक्सपैंड करेगा। वहीं पर उल्टी अगर बात करें दूसरी तरफ, इसकी बात करें कि एक्सहेलेशन में क्या होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन में चेस्ट कैविटी कहाँ जाएगी? बाहर। सांस छोड़ के देखो, जब आप सांस छोड़ोगे तो चेस्ट कैविटी या नीचे की तरफ जाती है। तो थोरेटिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाती है अंदर की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट्स। जब आप पुलिस की भर्ती निकलती है ना, तो पुलिस में क्या करते हैं, उन लोगों को दो तरीकों के साथ उनका चेस्ट मेजरमेंट लिया जाता है। उनको कहते हैं कि आप एक बार सांस लीजिए, पूरा फुला लीजिए जितना फुला सकते हैं, और फिर पूरा सांस एकदम छोड़ दीजिए। दोनों तरह से देखते हैं, दोनों का डिफरेंस लगभग 5 सेंटीमीटर के 5 इंच के आसपास आना चाहिए, ऐसा कुछ आता है। 5 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से है, तभी उसको सेलेक्ट करते हैं। मतलब कि आप सांस जो है, आपका चेस्ट जो है बिल्कुल सही है, उतने का डिफरेंस आना ही चाहिए। तो चेस्ट एक्सपेंड करता है इनहेलेशन के थ्रू, और चेस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चे एक्सहेलेशन के थ्रू। नाउ सेकंड पोर्शन, इनहेलेशन में अगर सेकंड पॉइंट देखें तो आपका जो रिब्स है, रिब्स मतलब जो आपकी चेस्ट की जो हड्डियां हैं वो लिफ्ट अप होती है, वो बाहर की तरफ निकलती है। कौन सी हड्डियों की बात मैं कर रहा हूँ या कौन सी रिब्स किसे कहते हैं, तो उसके लिए डायग्राम जरा देखो, ये है रिब्स, दिस इज द रिब्स। ये जो देख रहे हैं आप पोर्शन इस तरफ हड्डियों जैसा, दीज आर बोन्स, these bones, so these bones, ये वाली जो बोन्स हैं, ये बोन्स हैं आपकी रिब्स। ये रिब्स मिला के, दोनों तरफ की रिब्स मिला के टोटल 6 पेयर होते हैं, मतलब 12 रिब्स होती है। तो इस तरीके से मिला के दोनों तरफ ये पूरी कैविटी बनती है, चेस्ट कैविटी। तो ये चेस्ट कैविटी कहाँ आई? तो बाहर की तरफ एक्सपेंड हुई, और रिब्स भी क्या हुआ? लिफ्ट अप हुआ, मतलब बाहर की तरफ लिफ्ट हुआ। आपका रिब्स जो है वो लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ, है ना। तो लिफ्ट अप हुआ, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है पॉइंट में कि रिब्स जो है वो लिफ्ट अप होता है। तो दूसरा केस एक्सहेलेशन में क्या हो जाएगा? फिर इसका उल्टा बताओ, रिब्स नीचे की तरफ जाएगा, तो रिब्स मूव। एक्सहेल जब करते हैं आप, सांस छोड़ते हैं, तो आपकी रिब्स जो होती है बच्चों वो डाउनवर्ड जाती है, वो डाउनवर्ड जाती है। तो थर्ड पॉइंट, इनहेल करते टाइम जो डायफ्राम होता है अपना, जो डायग्राम है, डायफ्राम है, डायफ्राम, डायफ्राम जो कहें, डायफ्राम बोलते हैं इसको। डायफ्राम जो है, तो डायफ्राम बिकम फ्लैट, ये फ्लैट हो जाता है इन शेप, फ्लैट इन शेप, इट बिकम फ्लैट इन शेप। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। और इस केस के अंदर ये डोम जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, डायफ्राम, डायफ्राम बिकम डोम शेप, ये डोम शेप का बन जाता है, डोम शेप। अब जरा समझो इस चीज को कैसे। देखो यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ये है अपना चेस्ट। चेस्ट जो होता है बहुत ही ज्यादा
सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि ये खुद ब खुद अगर तुमने सांस लिया ना तो लंग्स, तुम समझते हो कि लंग्स तो नीचे जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में अभी अभी हमने लिखा नहीं है, लिफ्ट अप ही लिखा है। तो लंग्स जो होता है ना वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखवा दूंगा, लंग्स नीचे जाता है। तो अगर नीचे जाएगा तो सोचो डायफ्राम जो है वो इस तरीके से है। अगर ये लंग्स नीचे जाएगा तो ये डायफ्राम को नीचे की तरफ फोर्स करेगा, और अगर डायफ्राम को फोर्स करेगा तो डायफ्राम कैसा बन जाएगा? डायफ्राम विल बिकम स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा। डायफ्राम रबड़ की तरह होता है, रबड़ जैसा समझ लो, रबड़ की तरह मसल है ये, एक तरीके से मसल है ये, हड्डियां नहीं होती डायफ्राम, डायफ्राम मसल होती है। तो जैसे ही डायफ्राम सीधा हुआ, लंग्स कहाँ आया? लंग्स नीचे की तरफ आया। अब डायफ्राम का क्या काम है? तो डायफ्राम जब आप सांस को बाहर छोड़ोगे, जिस वक्त आप सांस को बाहर छोड़ोगे, मतलब कि आप जिस वक्त एक्सहेल करोगे, तो यहाँ एक्सहेलेशन में हमने क्या लिखा है? डायफ्राम बिकम डोम शेप। डोम का मतलब होता है गुंबद, हिंदी में मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, मंदिर या मस्जिद में ऊपर की तरफ जो ये शेप होता है, इसे शेप को बोलते हैं डोम शेप। तो डोम शेप की तरह ये जो लंग्स, ये डोम शेप अपनाएगा। डोम से क्या होगा कि ये लंग्स को ऊपर की तरफ धक्का देता है कि लंग्स तुम खुद तो ऊपर जा नहीं सकते, हम तुम्हारी मदद करेंगे, डायफ्राम तुम्हारी मदद करेगा ऊपर भेजने में वापस से। तो लंग्स जो है फिर वापस से ऊपर आ पाता है, किसकी वजह से? तो डायफ्राम की वजह से। आई होप तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया है बात। हाँ भैया। ओके, सो डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है जब आप इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेते वक्त डायफ्राम सीधा हो जाएगा, और सांस छोड़ते वक्त डायफ्राम डोम जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ताकि आपके चेस्ट जाके आपके लंग्स को ऊपर की तरफ धकेल सके। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज, चौथा पॉइंट, इनहेल करते टाइम इसमें हम लिख देते हैं कि वॉल्यूम जो होता है लंग्स का, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग्स। तो हवा जो होती है वो लंग्स में एंटर करता है और इसका वॉल्यूम जो होता है बढ़ जाता है, मतलब चौड़ा हो जाता है आपका सीना जब आप सांस लेते हैं। और सांस छोड़ते टाइम ये अपोजिट होता है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ जो लंग्स होता है ये डिक्रीज करता है, इट डिक्रीज, एंड एयर क्या करेगा कि एयर करेगा बाहर हो जाएगा। तो एयर एग्जिट हो जाएगा फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से बाहर की तरफ। मैंने इसमें लंग्स के बारे में नहीं लिखा कि लंग्स किधर जाता है, तो वो मैं लिख देता हूँ 5वें पॉइंट में बना के। जब आप इनहेल करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, तो आपका लंग्स डाउनवर्ड जाता है, नीचे की तरफ जाता है, डाउनवर्ड। इसी वजह से आपका डायफ्राम जो था सीधा हो गया था, स्ट्रेट हो गया था। जबकि एक्सहेल करते टाइम क्या होता है, तो आपका जो लंग्स है ना वो ऊपर की तरफ आता है, डायफ्राम उसे धक्का देता है ऊपर की तरफ डोम शेप बना के। तो लंग्स जो है, लंग्स मूव्स अपवर्ड। जब आप एक्सहेल करेंगे तो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के दौरान बच्चों ये प्रोसेस होते हैं जो मैंने लिखा। तो सबसे पहला मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इनहेल करते टाइम आपका जो चेस्ट कैविटी है वो फूल जाती है, सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी बढ़ती है, बाहर निकलती है, लंग्स जो है वो नीचे की तरफ जाता है, डायफ्राम स्ट्रेट हो जाता है। फिर जब आप सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम पे डायफ्राम डोम शेप हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि लंग्स को ऊपर धक्का दे सके, और आपका जो रिब्स है, जो चेस्ट कैविटी है, वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है, वो नीचे की तरफ कम हो जाती है। सांस लेके देखो, सांस छोड़ के देखो, तुम खुद समझ जाओगे कि क्या बात हम कर रहे हैं। क्लियर? सभी ने नोट कर लिया है? हाँ भैया। इसको इरेज कर दूं? अंश, जानवी उतार चुके हैं आप लोग? यस भैया। ओके, रौनक आपने अभी अभी ज्वाइन किया, आपने उतार लिया? रौनक आपने उतार लिया? चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब जो है अगला ट्रांसपोर्टेशन। हमारे ब्लड के अंदर जो हमारी बॉडी है उसमें किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, अब हमें वो पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन हिंदी में अगर हम अपने डेली लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जैसे ऑटो है, बस है,
मेट्रो है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन है। ये क्या करता है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपकी मदद करता है। सिमिलर वे में हमारी बॉडी में भी बच्चे खून को यानी कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा ना। तो यही ट्रांसपोर्टेशन को हमें स्टडी करना है कि आखिर कौन है जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो हम लोग जो है ना मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी के हर सेल का अपना अपना काम होता है। मल्टी सेल्यूलर का मतलब ही होता है कि मल्टी मतलब बहुत सारा काम। तो हर ऑर्गन अपना काम करता है। आंख देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, हार्ट जो है धड़कने का काम करता है। तो हर का अपना अपना काम है। तो ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है हमको यहाँ पर ये जानना है। सो नाउ हेडिंग डाल दो ट्रांसपोर्टेशन, मैं इसके अंदर टॉपिक लिखवा रहा हूँ। सो राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इसमें लिखते हैं human beings like other बाकी जितने भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, like other मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स need regular supply of food। रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड चाहिए हमें। ऑक्सीजन भी चाहिए, देखो खाना भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, हर चीज की रिक्वायरमेंट है एक्सेट्रा, ये सब चीजें तो चाहिए ही चाहिए हमें। सो दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ऑक्सीजन लेना, फूड लेना, ये जो फंक्शन है इज परफॉर्म्ड बाय, ये परफॉर्म किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, तो परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक जगह से दूसरी जगह जाना और फिर वापस आना, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपकी बॉडी के अंदर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहले से मौजूद है, जो कि ब्लड को या फिर ऑक्सीजन को, खाना को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कहां से कहां। नोट हो गया? हाँ। यस भैया। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। सो ये 3 कैटेगरीज जो है, मैं यहाँ लिख रहा हूं। पहली कैटेगरी, नंबर 1, पहली कैटेगरी में आता है अपना हार्ट, हमारा दिल। सबसे पहला काम इसी का है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत मेजर रोल है इसका। दूसरा रोल जो है, सेकेंड रोल यहाँ पे जो निभाता है बच्चों, वो है ब्लड वेसल। वेसल का मतलब होता है बर्तन, तो खून का बर्तन। असल में खून का बर्तन वैसा नहीं कि समझो कि खून पकड़ के बंद करके किसी का बर्तन में बंद कर रहे हैं, हमारा मतलब नसें, हमारी जो नसें होती हैं वो है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल के अंदर 2 तरीके की वेसल्स आती हैं। एक होती है आर्टरीज, आर्टरीज वो होती हैं जो मोटी नसें होती हैं, और दूसरी होती हैं विंस, जो पतली नसें होती हैं। 2 तरीके की हमारी बॉडी में नसें मौजूद होती हैं, आर्टरीज और विंस। सो आर्टरीज और वेन्स, तो ये हो गया दूसरी कैटेगरी। ट्रांसपोर्टेशन में ये भी हेल्प करता है। और फिर तीसरा नंबर आता है जो हेल्प करता है, वो है क्या, तो वो चीज है आपका सर्कुलेटरी मीडियम, जिसका जो है दैट इज सर्कुलेटरी मीडियम। ये सर्कुलेटरी मीडियम बॉडी किसके थ्रू करता है, तो ब्लड के थ्रू। ब्लड हमारा सर्कुलेट करता रहता है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करता है, तो ब्लड के थ्रू ही मूव करता है। सो ब्लड एंड लिम्फ, लिम्फ भी इसमें पार्ट है, हम आगे पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में, मैं तब बताऊंगा क्या चीज है ये। सो लिम्फ येलो कलर का होता है, ये भी मौजूद है। तो ब्लड और लिम्फ ये सर्कुलेटरी मीडियम का काम करते हैं। कितना नोट कर लिया? हाँ जी भैया। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। सो नाउ अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर कैसे सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला काम, देखो इस सब में ना बच्चे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका हार्ट निभाता है। हार्ट का काम सबसे जरूरी है। हार्ट कैसा है, जैसे एक पंप होता है ना, पंप करता ये है कि पानी जमीन से खींचता है या आगे से खींचता है और फिर पानी आपको सप्लाई करता है। इसी तरीके से हार्ट करता है, लेकिन हार्ट में डबल काम होता है।
ये खींचता भी है और ये वापस भी भेजता है, ये दोनों तरीके का काम इसमें होता है, खींचता भी है और वापस भी भेजता है, मतलब कि ये सक भी करेगा और ये फिर वापस से थ्रो भी करेगा, ये दोनों काम एक साथ होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होगी। तो सबसे पहले हार्ट ने क्या किया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मांगा, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ हम लिख लेते हैं, लंग्स ने क्या किया, लंग्स से आया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पहुंचा, लिखते जाना मेरे साथ साथ, ये लिखते चलो। नोट कर लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मुझे नोट हो गया। हाँ भैया कर लिया। ओके, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड असल में आया कहाँ से, तो ये ऑक्सीजन आया लंग्स से, जो ऑलरेडी हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ लिया है कि कैसे कैसे लंग्स के तक पहुंचा था ऑक्सीजन। बहुत आसान नहीं होता कि सीधा सांस लिया और लंग्स को पहुंचा दिया, इस बीच में ऑक्सीजन को कई रास्तों से होके गुजरना पड़ा था, आपके फेरिंग्स से, लैरिंग्स से, उसके बाद ट्रेचिया से, ब्रॉन्ची से, एल्वेली सैक्स से, कितनी जगहों से होके गया था, तब जाके ऑक्सीजन पहुंचा ब्लड के अंदर। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, तो आपके हार्ट के अंदर जो है आर्टरीज होती है, तो वहां पे हार्ट हमारा 4 चैम्बर का है, तो उसमें से एक चैम्बर है लेफ्ट आर्ट्रियम, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम। मैं एक डायग्राम दिखाता हूं तुम्हें, डायग्राम से समझ में आएगा कि हार्ट में कहाँ पर ये असल में गया है। देखो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ये है हार्ट, ओके, सो दिस इज द हार्ट। हार्ट में देखो आर्ट्रियम, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, अब कौन कौन से चैम्बर है वो, तो फर्स्ट चैम्बर देखो ये वाला, ये है फर्स्ट चैम्बर, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, और चौथा चैम्बर ये। देयर आर 4 चैम्बर इन आवर हार्ट, 4 चैम्बर है। अब इसमें आर्ट्रियम कहाँ है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम मैंने लिखा, तो ये रहा लेफ्ट आर्ट्रियम। सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यहाँ से, मतलब यहाँ से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन से विंस से होके, तो देख रहे हो विंस का नाम क्या है, पल्मनरी विंस या पल्मनरी आर्टरीज। ये पल्मनरी है, मैं बाद में बताऊंगा व्हाट इज पल्मनरी। तो यहाँ से होके लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड पहुंचता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिल चुका है, वो हार्ट तक पहुंच चुका है। अब हार्ट आगे का काम शुरू करेगा। सो लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद क्या होगा, तो इसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। अच्छा ये भी हार्ट का पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी, अगेन मैं उसी डायग्राम को रेफर कर रहा हूं, देखो इस चीज को देखो, फ्लो को देखो। सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, देखो आर्ट्रियम के बाद ये कहाँ पहुंचा, यहाँ पे वेंट्रिकल में, देख रहे हो डायग्राम। हाँ भैया। लेफ्ट आर्ट्रियम से आया, फिर पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ पे आ गया, है ना। तो अभी इतना प्रोसेस हो चुका, यहाँ तक आ चुका, दिस इज नॉन एज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया ब्लड। कौन सा ब्लड है ये, तो ये है बच्चे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें अभी ऑक्सीजन मिला हुआ है, हार्ट ने उसको खींच लिया, लंग्स से मिल चुका है ये। अब आगे का काम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जाता है बच्चे बॉडी पार्ट्स के पास। इसको मैं थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लिखना है। तो लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद मैंने यहाँ लिखा था, लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद था लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। सो आफ्टर लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपका ब्लड है वो अगले स्टेप में फिर आगे पहुंचता है थोड़ा सा एरो में बड़ा बनाना, इसके ऊपर मुझे कुछ लिखना है। तो अब अगले स्टेप में ये क्या पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये जाएगा बॉडी पार्ट्स को, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अच्छा लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर मुझे क्या लिखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने किसके थ्रू भेजा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल बच्चों ऑर्टा के थ्रू भेजता है। आपके हार्ट का एक हिस्सा है ऑर्टा, मैं अभी दिखाऊंगा
किस तरीके का वेसल होता है ये, किस तरीके की नस होती है ये, ऑर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑर्टा के थ्रू आपके बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। नाउ सी द ऑर्टा हाउ इट लुक लाइक। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको ऑर्टा नजर आ रहा है। तो यहाँ से पहले आया ब्लड इस जगह पर लेफ्ट वेंट्रिकल तक, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता देखो, ये रास्ता गया ऑर्टा के थ्रू यहाँ। तो ऑर्टा के थ्रू ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आगे पहुंचेगा, राइट। तो आगे पहुंचा, लिखते रहना मेरे साथ साथ। तो बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया। अब बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंच गया है, लेकिन बॉडी पार्ट में जो सेल्स होते हैं, सेल को जब ऑक्सीजन मिलता है बच्चों, तो सेल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी तो करते हैं। तो अब ये CO2 का क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, तो इसका भी तो प्रोसेस हमें लिखना पड़ेगा। तो इसके आगे का प्रोसेस ये होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आएगा, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें क्या है अब कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ये बॉडी पार्ट ने भेजा। तो ये कहाँ जाएगा डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, तो ये पहुंचता है सबसे पहले आपके राइट आर्टरियम तक, राइट आर्टरियम तक पहुंचता है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से बनाएंगे, ओके, राइट आर्टरियम तक पहुंचता है। नाउ राइट आर्टरियम के बाद, अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा आपको ये पूरा। सो राइट आर्टरियम तक पहुंचता है। राइट आर्टरियम के बाद, राइट एट्रियम, आई थिंक आर्टरियम नहीं लिखते, एट्रियम मेरे ख्याल से स्पेलिंग होती है, एक मिनट मैं कंफर्म कर लूं। ओके, सो एट्रियम, या दैट इज एट्रियम। हाँ, ये यूट्यूब पे ये क्लास डाल देंगे गरिमा। सो आर्टरियम पे जो है बच्चे देखो, इस डायग्राम में जरा देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। क्या हो रहा है कि यहाँ से ऑर्टा के थ्रू पहुंच गया था ऑक्सीजनेटेड, अब वो वापस से आएगा, किधर से आएगा वापस से, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम से आएगा। देखो राइट आर्टरियम ये वाला है, मतलब यहाँ से इस रास्ते से होके यहाँ पे पहुंचा। अब इसके बाद कहाँ आएगा, तो इस जगह पे पहुंचेगा। अब ये क्या है, तो ये देखो ये है राइट वेंट्रिकल। तो नेक्स्ट स्टेप में ये पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल पे। ये सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक भी स्टेप बीच में मिस नहीं होना चाहिए। तो ब्लड जो है अब पहुंच गया राइट आर्टरियम के बाद में कहां पर, तो राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। आफ्टर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद ये फिर से लंग्स को भेज दिया जाता है। अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स जो है फिर से वही काम करेगा, दोबारा से उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा और फिर से वही यही प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, कि लेफ्ट आर्टरियम को आ रहा है। ये प्रोसेस, ये साइकिल चलता ही रहता है। जल्दी से नोट कर लीजिए इस चीज को। ये पूरा हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन था, ब्लड इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी। आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो एक बार जरूर इसको YouTube पे देख लेना। मैं ये वीडियो अभी YouTube पे डाल दूंगा, मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड कर रखी है, कर रहा हूँ साथ साथ। तो जो भी मैंने समझाया एक बार दोबारा से आप उसको देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई गारंटी। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी, जरूर समझ में आएगा। सो थोड़ी सी टर्म्स हैं बच्चों, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, बट प्रोसेस वही है। हर्ट का डायग्राम याद नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ ये प्रोसेस याद रखना है कि किसके बाद कहाँ पहुंचा। हाँ, एक चीज जरूर याद रखना कि ह्यूमन का जो हर्ट होता है कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। ह्यूमन हर्ट हैज 4 चैम्बर, ये मत भूलना, 4 चैम्बर हर्ट है अपना। कौन कौन से चैम्बर है, तो पहला चैम्बर हमने क्या देखा था, कौन सा था, लेफ्ट आर्टरियम, आर्टरियम, आर्टरियम था, फिर से वही कंफ्यूजन। ओके, नाउ सेकंड वन इज व्हाट, राइट आर्टरियम के बाद था, हाँ बोलो, लेफ्ट वेंट्रिकल। थर्ड पार्ट था राइट आर्टरियम। ओके, 1 मिनट से कम टाइम बचा है, आप लोग दोबारा सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है आपको, ठीक है, कोई नया लिंक नहीं है, ये 45 मिनट पे वैसे रिड्यूस हो जाता है, आप सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना। तो ये 4 ह्यूमन हार्ट के चैम्बर है, राइट, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, ये 4 ह्यूमन हार्ट के चैम्बर है। तो ये आप नोट डाल के लिख दो, दिस इज आवर नोट, दिस इज आवर नोट। फटाफट लिखो, जल्दी से, स्क्रीन जाने वाली है। तो आप दोबारा से लॉग इन करना सेम लिंक से। भैया चैनल का नाम क्या है? मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे जानवी, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना।